31 दिसंबर 1999 IC-814 हाईजैक के बाद भारत को मजबूरन मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था और उसके ठीक 2 साल बाद भारतीय संसद पर हमला हो गया, जैसे कश्मीर में बैठकर कोई गाजी बाबा ऑपरेट कर रहा था। इसके बाद साल 2001, 2 और 3 में तो जैसे कश्मीर में कॉप किलिंग की बाढ़ आ गई। कश्मीर की वादियों में गश्त लगाते हुए सैनिक भी सुरक्षित नहीं थे। भीड़ को चीरते हुए कोई कश्मीरी लड़का आता था और साइलेंसर लगी पिस्तौल से वर्दी पहने जवान को ढेर करके हवा हो जाता था। जब जांच हुई तो पता लगा कि इसके पीछे भी गाजी बाबा ही था। पर कौन था ये गाजी बाबा? तुझे लाई यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। गाजी मौलाना मसूद अजहर का वो इक्का जिसे उसने खुद IC-814 हाईजैकिंग के बाद अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर भेजा था कश्मीर के अंदर। गाजी मुजाहिद्दीन का वो चेहरा था जिसे उसके लिए मरने वाले जिहादियों ने भी कभी नहीं देखा था। वो कश्मीर के वादियों में, वहां के त्राल के जंगलों में ऐसे छुपता था कि उसका पता लोकल पुलिस भी नहीं लगा पाती थी। इस गाजी ने वर्दी वालों के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ दी थी कि जन्नत की हूरों और चंद रुपयों के लिए कश्मीरी लड़कों ने हाथ में पिस्तौल थाम लिया था। सच्चे मुजाहिद का एक ही वजूद, दिल में जुनून और हाथ में बंदूक। गाजी की इस मुहिम ने मासूम कश्मीरियों को जिहाद करने वाले साइलेंट किलर्स की फौज में बदल दिया, जिसने 1 या 2 नहीं बल्कि 70 जवानों को शहीद कर दिया। पिछले 2 सप्ताह में 70 जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस गाजी की कहानी बस इतनी ही नहीं है कि उसने बस कश्मीर में ही आतंक मचाया। उसने हमारे मंदिर रूपी संसद को भी दहलाया, देश के मुखिया को भी निशाना बनाया और एक ऐसा शैतान बना रहा जिसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन फिर हमारे देश के एक बहादुर जवान ने उसे फेस टू फेस कॉम्बैट में गोलियों से जख्मी होने के बाद भी मार गिराया और BSF के उसी टॉप सीक्रेट इनकाउंटर को ऑपरेशन गाजी बाबा के नाम से जानते हैं, जिस पर अभी हाल में ही एक फिल्म बनी है, ग्राउंड जीरो। ठीक है ना सर, तुझे लाई यहां तेरी मौत गाजी, कश्मीर का बदला लेगा फौजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट और पंचम प्रकाश की कहानियां में अब तक आपने जो देखा वो बस ट्रेलर है। पाकिस्तान और आतंकवाद के टुकड़ों पर पलने वाले गाजी की पूरी कहानी तो अभी बाकी है और यकीन मानिए क्लाइमेक्स में तो आपके दिल को सुकून मिल जाएगा, क्योंकि भारत हमला नहीं करता है, लेकिन जब हमले का जवाब देता है तो दुनिया देखती है। कहानी शुरू होती है कश्मीर से, कश्मीर की वादियों से और वहां के प्यारे लोगों से, जिन्हें हमेशा सिर्फ तकलीफ ही झेलनी पड़ी। देखिए, ताज अपने आप में एक ताकत की निशानी होती है कि जिसके सिर पर गया उसके पास अथाह पावर होगी, पर उसकी नियति यही होती है कि जिस सिर पर वो जाएगा उसके कलम होने का कारण भी बन सकता है। कश्मीर भी हमारे भारत का वही मुकुट है, ताज है जिसके पीछे आज भी खून की नदियां बहती है। इन सभी चीजों के बीच गाजी बाबा एक ऐसा नाम है जो सदियों तक डर और नफरत का प्रतीक बना रहेगा। गाजी का असली नाम था राना ताहिर नदीम और ये ना तो कश्मीरी था और ना ही भारतीय, बल्कि ये पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर का रहने वाला था, वही जगह जहां से मौलाना मसूद अजहर भी आता है। तो गाजी एक सीधे सादे उर्दू बोलने वाले मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ और उसके पिता का नाम राना तालिब हुसैन था। गाजी की स्कूल की पढ़ाई बहावलपुर में हुई। सुनने में आता है कि इसने एक कश्मीरी औरत फ्रैंकी से शादी की थी और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन इसकी असली पहचान तो तब बनी जब ये आतंकवाद की दुनिया में घुसा। मौलाना की तरह ही 1980 के दशक में ये अफगानिस्तान में लड़ने गया, जहां इसने गुलबुद्दीन हिकमत यार की फौज के साथ मिलकर लड़ाई की। फिर जब रसियन वापस चले गए तो ये भी पाकिस्तान लौट आया। वहां से वापस लौटने के बाद इसका रुख कश्मीर की तरफ हो गया। 1998 में इसका नाम तब उछल के सामने आया जब अनंतनाग में 25 कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ।
कहते हैं कि उस हमले का मास्टरमाइंड यही था। अब आप सोचेंगे कि यह शख्स हिंदुस्तान में कैसे घुसा, तो इसके एंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा खुले तौर पर डिटेल्स तो नहीं मिलते हैं कि किस साल या किस तारीख को ये हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। तो जाहिर सी बात है कि गैरकानूनी रास्ते से ही ये आया होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि 1995 तक ये कश्मीर में अपनी जड़ें जमा चुका था, क्योंकि उसी साल पहलगाम में 6 विदेशी टूरिस्ट को किडनैप करने में भी इसका नाम आया था। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था मौलाना मसूद अजहर का। हाँ, वही मसूद अजहर जो जैसे मोहम्मद का सरगना है, जिसकी बात मैं पीछे भी कर चुका हूं। और तो और इसके ऊपर पर एक अलग से भी मैंने कहानी सुनाई है चैनल पर, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो मसूद अजहर ने ही गाजी बाबा को जैसे मोहम्मद का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर और जम्मू कश्मीर में जैसे मोहम्मद का कमांडर इन चीफ बनाया। इन दोनों की दोस्ती गहरी थी और गाजी बाबा बिल्कुल मसूद अजहर के इशारे पर चलता था। कहते तो ये भी है कि मसूद ने गाजी को फुल्ली एक्टिव तब किया जब वो खुद पकड़ा गया और भारत की जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद मौलाना ने एक तरह से अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर गाजी बाबा को उतारा था, जिसका मेन काम मौलाना के तरह ही कश्मीरियों को भारत के खिलाफ करना था। वो मसूद अजहर ही था जिसने गाजी बाबा को हिंदुस्तान के बड़े बड़े संस्थानों पर हमला करने का हुक्म दिया था और यहीं से शुरू हुई थी संसद हमले की साजिश। गाजी बाबा कश्मीर में जैसे मोहम्मद का चेहरा बन चुका था। उसका काम था वहां दहशत फैलाना और जैसे मोहम्मद के नेटवर्क को मजबूत करना। उसके ऑपरेशन के तरीके बड़े खतरनाक थे। वो सिर्फ हमले प्लान नहीं करता था बल्कि खुद भी उसमें शामिल होता था। उसने कई बड़े हमले किए। साल 2000 में उसने अलग अलग महीने में श्रीनगर के आर्मी हेडक्वार्टर पर 2 कार में ब्लास्ट किए। सोचिए, सेना के मुख्यालय पर हमला करना कितनी बड़ी हिम्मत और दहशत की बात है। फिर गाजी ने 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर कार पे बमबारी की। ये हमला भी उसके मास्टरमाइंड होने का सबूत था। ये सब हमले उसके प्लानिंग और उसका कश्मीर में मजबूत नेटवर्क दिखाता है। ये भी कि वो बिल्कुल निर्मम था और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना था। उसने आतंकवादियों की एक पूरी फौज खड़ी कर रखी थी, जिसे फिदाइन या आत्मघाती हमलों के लिए तैयार किया जाता था। वो खुद भी हमेशा एक एक्सप्लोसिव बेल्ट पहने रहता था, इस बात के लिए तैयार कि अगर वो पकड़ा गया तो खुद को उड़ा देगा और साथ में जो भारतीय सैनिक उसे पकड़ने आएंगे उसे भी उड़ा देगा। अब आप सोचेंगे कि ये पुलिस और सेना वालों को ही क्यों मारता था। इसके पीछे जैसे मोहम्मद की पूरी घटिया सोच थी। उसका मकसद था कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना और उसको पाकिस्तान में मिलाना, वो भी शरीयत कानून के हिसाब से। इसके लिए वो काफिरों यानी हिंदुस्तानियों को खत्म करना चाहते थे। उसका सीधा निशाना सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस थे, क्योंकि ये वही लोग थे जो उनके रास्ते में थे। गाजी बाबा मसूद अजहर के इसी सोच का सिपाही था। उसका काम था ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, खास तौर पर उन यूनिफॉर्म वालों को जो देश की रक्षा करते हैं। वो चाहता था कि सेना इतनी डर जाए कि कश्मीर से निकल जाए, जिससे उनका जिहादी मकसद पूरा हो सके। हर हमला, हर ब्लास्ट और हर गोली इस निर्मम सोच का ही नतीजा था। एक पॉडकास्ट में मैंने सुना कि गाजी के इस मुहिम ने 1 या 2 नहीं बल्कि 70 जवानों को शहीद कर दिया। का साइलेंसर पिस्टल शूटिंग किलर्स भीड़ का हिस्सा बनके, मतलब बीएसएफ, सीआरपी, पुलिस, आर्मी सब एक ही बोट पे है उनके लिए। कितने मारे गए उसमें? मुझे लगता है कि ये 3 सालों में किलिंग 65 to 70 के करीब हो गई हो। अब आते हैं उस बड़े हमले पर जिसने पूरे देश को हिला दिया। देश ही नहीं, दुनिया को भी हिला दिया। संसद हमला। इस हमले का मास्टरमाइंड भी यही गाजी बाबा था। मसूद अजहर ने उसे सीधा हुक्म दिया था कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े खास संस्थानों पर हमला करो। गाजी बाबा ने इसके लिए अपनी पूरी प्लानिंग की। यह सिर्फ जैसे मोहम्मद का हमला नहीं था, इसमें लश्कर तैयबा भी शामिल था। गाजी बाबा ने ही तारिक अहमद को डायरेक्ट किया और तारिक ने फिर मोहम्मद अफजल गुरु को इस साजिश में शामिल किया। हमले के दिन आतंकवादियों ने एक कार का इस्तेमाल किया जिस पर होम मिनिस्ट्री का नकली सिक्योरिटी स्टिकर लगा था और वीआईपी वाली लाइट भी थी। उसका मकसद था सिक्योरिटी को धोखा देना और अंदर घुसना। जब वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो उनकी कार उपराष्ट्रपति के कारकेड से टकरा गई। यहीं पर उनकी पोल खुल गई।
जिस वक्त वो कार से निकले और गोलियां चलाना शुरू कर दिया, उस वक्त संसद के अंदर कई सारे एमपी, मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल थे। आतंकवादियों का मकसद था अंदर जाकर सबसे ज्यादा वीवीआईपीज को निशाना बनाना। वो अपने सैटेलाइट मोबाइल फोन से अंदर मौजूद वीवीआईपीज की लोकेशन भी पता करना चाहता था। यह भी सच है कि हमला पीएम पर सीधा नहीं किया गया था, लेकिन इसका मकसद संसद को अंदर से निशाना बनाना था और सबसे बड़े नेताओं और लोकतंत्र के मंदिर पर वार करना था। एक तरह से यह देश की राजधानी पर भी हमला था, जहां पीएम और सबसे बड़े नेता होते हैं। उनका इरादा था कि अगर वो अंदर घुस पाते तो शायद पीएम तक भी पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन हमले को पहले ही रोक दिया गया। संसद हमले के बाद गाजी बाबा हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया, टॉप पर। उसको पकड़ना या मार गिराना बहुत जरूरी हो गया था। इस काम में सबसे बड़ा हाथ था बीएसएफ का, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। नाम से ही साफ है कि यह फोर्स बॉर्डर वाले एरिया में क्राइम और आतंकवाद से निपटती है। तो उस समय बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल विजय रमन और नरेंद्र नाथ धर दुबे जैसे अफसरों ने उसको पकड़ने की कसम खा ली थी। बहुत लंबी और मुश्किल खोज चली, क्योंकि गाजी ने कभी अपना चेहरा रिवील नहीं किया था। हालांकि उसने एक बार न्यूज चैनल को इंटरव्यू तो दिया था, लेकिन कैमरा ऑन होने से पहले ही उसने नकाब बांध लिया था। इन सभी चीजों के बावजूद बीएसएफ ने गाजी का हंट शुरू कर दिया था। एक बार तो गाजी बाबा पकड़े जाते जाते रह गया। कहते हैं कि उस वक्त एक इन्फॉर्मर ने बीएसएफ को यह भी बताया था कि वो एक्सप्लोसिव बेल्ट पहने रहता है, ताकि पकड़े जाने पर वो अपने साथ दूसरों को भी ले उड़े। लेकिन बीएसएफ उसके इस पैतरे से डरने वाले नहीं थे। फिर आया वो दिन जब बीएसएफ को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। जुलाई 2003 में गाजी बाबा का दूसरा बड़ा कमांडर, एक पाकिस्तानी आतंकवादी अंसार भाई को बीएसएफ ने पकड़ लिया। अंसार भाई ने पूछताछ में एक कारपेंटर का नाम बताया, जो जैसे मोहम्मद आतंकवादियों के लिए छिपने की जगह बनाता था। यह कारपेंटर देख नहीं सकता था, उसे आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाता था, लेकिन उसको एक जगह याद थी, नूरबाग, जो श्रीनगर की एक गली थी। इस क्लू पर बीएसएफ ने तुरंत कार्रवाई की। 29 अगस्त 2003 की देर रात दुबे और उनकी टीम ने नूरबाग के उस इलाके को घेर लिया। यह पूरा ऑपरेशन किसी फिल्मी सीन के तरह था। बीएसएफ ने उस मार्क किए हुए घर को पूरी तरह से घेर लिया। तलाशी ली गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। नीचे से लेकर ऊपरी मंजिल तक सब कुछ साफ था। तभी उन्हें दिखा कि उस घर में एक आईना लगा था। अगर आपने ग्राउंड जीरो फिल्म देखी होगी तो वो क्लाइमेक्स आपको याद होगा। और उस आईने के पीछे एक सीक्रेट रूम बना हुआ था, जहां गाजी बाबा छिपा हुआ था। जवानों को शक हुआ। फिर जैसे ही बीएसएफ ने उस आईने को तोड़ा, अंदर से एक ब्लास्ट हुआ और गोलियां चलनी शुरू हो गई। इसी गोलीबारी में एक बहादुर जवान बलवीर सिंह शहीद हो गए। दुबे खुद भी जख्मी हुए, उन्हें गोलियां लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे और गोलियां चलाते रहे। इस मुठभेड़ में आखिरकार गाजी बाबा मारा गया। पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। लेकिन गाजी के मौत के बाद भी उनके लिए यह तय कर पाना मुश्किल था कि ये वही गाजी बाबा है या नहीं, क्योंकि आज से पहले किसी ने गाजी बाबा को देखा ही नहीं था, सिवाय उस इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर के। फिर उस रिपोर्टर को बुलाया गया और उसने पहचान कर लिया कि हाँ, यही है गाजी बाबा, जिसे बीएसएफ के बहादुर कमांडर नरेंद्र दुबे ने मार गिराया था। गाजी बाबा का अंत जैसे मोहम्मद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो एक आर्मी विदाउट जनरल्स बनकर रह गई, यानी कि उस समय उसके बड़े बड़े कमांडर्स मार दिए गए थे। और ये बीएसएफ की लंबी और थका देने वाली मेहनत का नतीजा था, जिन्होंने देश के एक बड़े दुश्मन से निजात दिलाई। तो ये थी गाजी बाबा की कहानी। एक आतंकवादी जिसने खून बहाया, दहशत फैलाई और अंत में देश के बहादुर जवानों के हाथों मारा गया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और देश के जवान हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार है। और मुझे गर्व है अपने देश के ऐसे बहादुर जवानों पर, उन्हें हमारा सैल्यूट है। और मैं यहाँ वैसे ही बहादुर सिपाहियों की कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, मौजूद हूँ, जो गाजी बाबा जैसे आतंकवादियों को ढेर करते हैं। बाकी आपको आज की ये कहानी कैसी लगी वो लिखिएगा ज़रूर कमेंट में। बाकी मैंने मौलाना के बाद गाजी बाबा की भी पूरी कहानी सुना दी, और आप ऐसी कौन सी और भी कहानी सुनना चाहते हैं
वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।